डियर स्टूडेंट्स, मैं पीयूष कुमार त्रिपाठी स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल SCS EDU पॉइंट पर। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि हम लोग इस समय कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान पार्ट 2 भूगोल का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हम लोग पहले अध्याय संसाधन और विकास का पूर्ण रूप से अध्ययन कर चुके हैं। अब हम लोग दूसरा अध्याय वन और वन्यजीव संसाधन स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आपने पहला अध्याय पूरा नहीं देखा होगा तो आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोग चैप्टर का नाम देख रहे होंगे कि वन और वन्यजीव संसाधन, तो ये बात को आप ध्यान में रखिएगा कि सबसे पहले हम इसमें वन के बारे में अध्ययन करेंगे, फिर हम वन्यजीव के बारे में अध्ययन करेंगे और इनको संसाधन क्यों कहा जाता है हम इस बात का भी अध्ययन करेंगे। तो चलिए आज की क्लास आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि इसमें कुछ फैक्ट भी आपको जानने होंगे जो कि आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेने होंगे। तो चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। आज की क्लास में सबसे पहले आप अगर इधर ध्यान से देखें तो क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है यहाँ पे कि पृथ्वी पर सूक्ष्मजीव, बैक्टीरिया, जोंक, वटवृक्ष, हाथी, ब्लू व्हेल आदि जंतुओं की जैव विविधता है। तो सबसे पहले आप में इसमें एक शब्द देखा आपने, जैव विविधता। इसे इंग्लिश में बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। तो सर्वप्रथम जैव विविधता की आप परिभाषा जान लीजिए। तो क्या है, हमारे चारों ओर प्रकृति में जितने भी जीव जंतु, प्राणी, पौधे, सूक्ष्मजीव आदि पाए जाते हैं, इन सबको हम जैव विविधता कहते हैं। ये बात को आप ध्यान में रखिएगा। अर्थात किसी क्षेत्र में जो जीव का प्रकार पाया जाता है उसे हम बोलते हैं जैव विविधता। जहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रकार के जीव पाए जाएंगे वहाँ की जैव विविधता बहुत अधिक होगी, और जहाँ पर कम प्रकार के जीव पाए जाएंगे वहाँ पर जैव विविधता कम होगी। तो आप इस परिभाषा को लिख सकते हैं, जो मैंने अभी बोला जैव विविधता की परिभाषा। आप लोग थोड़ा सा पीछे करिएगा और इस परिभाषा को अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पर ध्यान देते हैं। सबसे पहले यहाँ पे शुरू होता है भारत में वनस्पति जात और प्राणी जात। चूँकि जैव विविधता का जो निर्माण होता है इसी वनस्पति और प्राणियों को मिलाकर ही होता है। ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। तो सर्वप्रथम यहाँ पर दो शब्द हमको मिले, वनस्पति और प्राणी। ये क्या हैं, आप इनकी बात करिएगा। तो आप लोग बहुत छोटे में विज्ञान में दो बातों को पढ़कर और सीख चुके होंगे, स्वपोषी और परपोषी। स्वपोषी और परपोषी। तो वनस्पति जात में कौन आते हैं, स्वपोषी आते हैं जो कि अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, अपने जीवन के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहते हैं। जबकि परपोषी के बारे में आप जानते होंगे कि अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं, स्वपोषी या अन्य परपोषियों के ऊपर निर्भर रहते हैं। ये बात को आप ध्यान दीजिएगा। तो चलिए हम लोग एक बार वनस्पति और प्राणी की परिभाषा देख लेते हैं। तो चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपको वनस्पति शब्द की परिभाषा देखने को मिलेगी। वनस्पति क्या है, पादप समुदायों का वह समूह जो मानव की सहायता के बिना, याद रखिएगा, पादप समुदायों का वह समूह जो मानव की सहायता के बिना अपने आप स्वतंत्र रूप से विकसित होता है और लंबे समय तक बिना किसी बाधा के छोड़ दिया जाता है, प्राकृतिक वनस्पति कहलाता है। ये बात को ध्यान में रखिएगा। तो सीधा सीधा हम लोग स्वपोषी की परिभाषा ही समझ लीजिए पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये भी अपना भोजन स्वयं बना रहे हैं, तभी अपने आप जीवित रह सकते हैं, इनको किसी की आवश्यकता नहीं है। इसमें शामिल कौन कौन से हैं आप देख रहे होंगे, झाड़ियाँ हैं, घास है, पेड़ हैं, उसके बाद फूल आदि पौधे हैं। ठीक है, ये बात को आप ध्यान में रखिएगा। तो अब आगे आप देख लीजिए प्राणी जगत की परिभाषा क्या है। तो प्राणी की परिभाषा आप यहाँ पे देखिए क्या होगी कि ऐसे जीव जो कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का सृजन नहीं कर पाते हैं और इनके जीवन यापन के लिए इन पर निर्भर रहते हैं। मतलब ऐसे जीव होते हैं जो कि अपना भोजन नहीं बनाते हैं, क्योंकि आपको मालूम होगा कि भोजन में हमारा सर्वाधिक भाग कार्बोहाइड्रेट का ही होता है। इसमें आप लोग जब केमिस्ट्री पढ़ेंगे या बायोलॉजी पढ़ेंगे तो उसमें आपको विस्तार पूर्वक देखने को मिलता है। ये बात को आप ध्यान दीजिएगा। तो ऐसे जीव जो कि अपने भोजन का निर्माण नहीं करते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का निर्माण नहीं करते हैं, परंतु अपने जीवन यापन के लिए इन पर ही निर्भर रहते हैं, इन्हें हम प्राणी कहते हैं। ये बात को आप ध्यान में रखिएगा। तो ये दोनों परिभाषाएं आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं कि वनस्पति क्या है और प्राणी क्या है। ये बात को आप ध्यान दीजिएगा। और दो मुख्य अंतर दोनों में क्या है कि जो वनस्पति जगत है
वो स्वपोषी होता है, जबकि प्राणी जगत परपोषी होता है। तो चलिए अब हमारी कहानी शुरू होती है वन पर, कि वन किसे कहते हैं और वनों के प्रकार पर। वन संसाधन, वन को संसाधन क्यों कहा जाता है, हम लोग अब इसकी बात करना प्रारंभ करते हैं। चलिए तो आगे शुरू किया जाए। तो आप लोग यहाँ पर एक बार नज़र दौड़ा लीजिएगा। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि भारत में वनस्पति जात और प्राणी जात, भारत में वनस्पति जात और प्राणी जात। तो यहाँ पे भारत में वनस्पति का वर्णन किया गया है और प्राणी जात का वर्णन किया गया है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि भारत में लगभग 81,000 वन्य जीव उपजातियाँ पाई जाती हैं और 47,000 वनस्पति उपजातियाँ पाई जाती हैं। वनस्पति उपजातियों में 15,000 उपजातियाँ जो हैं भारतीय मूल की हैं, अर्थात इनका जो उत्पन्न हुआ है, उत्पादन हुआ है, इनका जो मूल निवास है वो भारत ही है। बाकी यहाँ पे देखिए नीचे कुछ बातें लिखी हुई हैं, तो ये बात को आप थोड़ा सा सेंटेंस वाइज देख सकते हैं। अभी आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपको आगे क्वेश्चन आंसर कराऊंगा तो इसको लिखवा दूंगा। ये बात को आप ध्यान में रखिए। अभी फिलहाल के लिए सुन लीजिए। मैं जिन बातों को अभी नोट डाउन करने को बोलता हूँ आप उनको अपना एक नोट्स के रूप में बना लीजिए, बाकी आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मैं जब क्वेश्चन आंसर बाद में कराऊंगा तो वहाँ पर हम लोग इसको पूरा कर लेंगे क्वेश्चन आंसर के माध्यम से। अभी बस आप इसको सुनते जाइए जिससे आपको एक तरीके से याद होता जाए। तो चलिए इसके बारे में यहाँ पे कुछ चीज़ें दी गई हैं हमारे लिए। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक शुरू होता है, पौधे और प्राणियों की विभिन्न श्रेणियाँ। पौधे और प्राणियों की विभिन्न श्रेणियाँ। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखिएगा कि एक नाम लिखा हुआ है IUCN। तो ये आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे आपको इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है और इसका नाम पूछा जा सकता है। तो चलिए सबसे पहले हम इस IUCN का फुल फॉर्म और इसका पूरा नाम देख लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा आप। तो चलिए आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, लिखा हुआ जैसा कि यहाँ पे IUCN। IUCN इसको क्या बोलेंगे हम, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। याद रखिएगा, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ। यह आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप इसको लिख लीजिएगा। तो IUCN अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ, अर्थात ये एक ऐसा संघ है जो कि अंतर्राष्ट्रीय रूप से प्रकृति के संरक्षण के लिए बनाया गया है। ये बात को आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि IUCN का जो मतलब है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर है। यह प्रकृति के संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग का काम करता है। याद रखिएगा, ये चीज को आप ध्यान में रख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा अपनी कॉपी में कि IUCN का कार्य क्या है, प्रकृति को संरक्षित करना और प्राकृतिक संसाधनों का सतत उपयोग करना, जो हम लोग सतत पोषणी विकास में पीछे पड़ चुके हैं। इसकी जो स्थापना हुई थी 1948 में हुई थी, आप इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। तो इस तरह से हमने देख लिया कि IUCN क्या है और इसका काम क्या है। तो अब हम देखते हैं कि इसने वनस्पति और प्राणियों को कितने भागों में बांटा हुआ है, कितने भागों में बांटा हुआ है। तो चलिए अब हम लोग ध्यान देते हैं, वो चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी, कितने भागों में बांटा गया है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं, IUCN ने पौधों और प्राणियों को निम्नलिखित भागों में बांटा हुआ है, जैसे सामान्य जातियाँ, संकरग्रस्त जातियाँ, सुभेद्य जातियाँ और 3 एक्स्ट्रा और आपको मिलेंगी जो आपको दिख रही होंगी, दुर्लभ जातियाँ, स्थानिक जातियाँ और लुप्त जातियाँ। तो इनके बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। इसको आप अपनी कॉपी में नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। IUCN हेडिंग लिखिएगा, IUCN के द्वारा प्राणियों और वनस्पतियों का वर्गीकरण। उसके बाद इन हेडिंग्स को लिखकर इसमें छोटी छोटी बातें आप लिख लीजिएगा जो मैं आपको बोल रहा हूँ। जैसे आप यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आप लिखेंगे कि सामान्य जातियाँ क्या हैं। सामान्य जातियाँ क्या हैं, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये ऐसी जातियाँ हैं जो सामान्य संख्या में जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जाती हैं। जैसे आपको यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, जैसे पशु हो गया, गाय भैंस, भेड़ बकरी आदि, ये लोग जीने के लिए सामान्य मानी जाती हैं। उसके बाद चीड़ है, फिर साल है, कृंतक है। कृंतक मतलब, कृंतक के बारे में आप जानते होंगे, जो कुतरने का काम करते हैं, जैसे खरगोश हो गया, चूहा आदि हो गया। तो ये लोग जीने के लिए सामान्य माने जाते हैं। फिर आगे बोला गया संकटग्रस्त जातियाँ। संकटग्रस्त जातियों के बारे में आप जानते होंगे कि संकटग्रस्त, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि इनके ऊपर कुछ ना कुछ संकट है। तो संकटग्रस्त जातियां वे जातियां हैं
जिनके लुप्त होने का खतरा है। याद रखिएगा, इनके लिए जीने की परिस्थिति सामान्य नहीं है, ये विषम परिस्थिति में आ चुके हैं, इसीलिए इनकी संख्या धीरे धीरे क्या हो रही है, कम हो रही है। अगर ये विषम परिस्थितियां लगातार जारी रही तो इन जातियों का जीवित रहना कठिन हो जाएगा और ये धीरे धीरे क्या हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी। इसीलिए इनको संकटग्रस्त जातियां कहा गया है, अर्थात इनके ऊपर संकट आ चुका है। तो कौन कौन इसमें आ रहा है, आप इसको देखिएगा। इसमें आ रहा है काला हिरण, जिसमें सलमान खान फंसे हुए हैं, आप इसको कभी सर्च करिएगा तो पता चलेगा। मगरमच्छ, भारतीय जंगली गधा, गैंडा, शेर, पूंछ वाला बंदर आदि। उसके बाद संगाई, संगाई एक मणिपुरी हिरण का नाम है, ये आप इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। मणिपुर में एक हिरण पाया जाता है जिसे हम संगाई कहते हैं। मणिपुर में एक झील पाई जाती है, लोकटक झील, जहाँ पर उसके ऊपर ऐसे ऐसे पत्ते बड़े बड़े बन जाते हैं और ये हिरण उसी के ऊपर कूदता हुआ भागता है, तो इसे हम डांसिंग डियर भी कहते हैं। ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। केबुल लामजाओ नामक पार्क है, वहीं पर ये पाया जाता है मणिपुर में। तो चलिए, ये अभी संकटग्रस्त जातियों में रखा गया है, अर्थात इसकी संख्या धीरे धीरे कम हो रही है, याद रखिएगा। तो चलिए हम देखते हैं तीसरी हेडिंग क्या है यहाँ पे। तीसरी हेडिंग है सुभेद्य जातियाँ। तीसरी हेडिंग सुभेद्य जातियाँ। तो आप इसको देखिए क्या है सुभेद्य जातियों में। सुभेद्य जातियाँ क्या हैं? ऐसी जातियाँ जिनकी संख्या घट रही है, जिनकी संख्या घट रही है। यदि इनकी संख्या पर विपरीत प्रभाव डालने वाली परिस्थितियां बदली नहीं गई तो ये फिर वही संकटग्रस्त में आ जाएंगी, अर्थात इनके लुप्त होने का खतरा आ जाएगा। मतलब आप ऐसा कह सकते हैं कि सुभेद्य जातियां अभी हैं तो ज़्यादा मात्रा में, सुभेद्य जातियां हैं तो ज़्यादा मात्रा में, लेकिन इनकी संख्या धीरे धीरे घट रही है। इतनी भी नहीं घटी है कि इनको संकटग्रस्त कहा जाए, ये बात को आप ध्यान में रखिएगा। लेकिन हाँ, अगर वो प्रभाव कम नहीं किया गया तो ये धीरे धीरे संकटग्रस्त की श्रेणी में आ जाएंगी। जैसे लिखा हुआ है, नीली भेड़, एशियाई हाथी, गंगा नदी की डॉल्फिन, अर्थात गंगा नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन। ये बात को आप ध्यान में रखिएगा। चलिए बाकी के 3 प्रकारों को हम देखते हैं। बाकी के 3 प्रकार क्या हैं? बाकी के 3 प्रकार हैं दुर्लभ जातियां। दुर्लभ जातियां, तो दुर्लभ जातियों के बारे में क्या है? इन जातियों की संख्या बहुत कम या सुभेद्य है, इनको प्रभावित करने वाली विषम परिस्थितियां परिवर्तित नहीं होती हैं, तो ये संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में आ सकती हैं। मतलब याद रखिएगा, दुर्लभ का मतलब है जो बहुत रेयर तरीके से मिले, अर्थात कहीं कहीं पर मिले। तो इनको हम कह सकते हैं इनकी संख्या तो वैसे ही कम है, लेकिन ये धीरे धीरे अगर कम होती गई तो संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में आ सकती हैं। उसके बाद एक स्थानिक जातियां हैं जो विशिष्ट स्थानों पर पाई जाती हैं। सीधी सी बात है, मतलब ऐसी जातियां जो कुछ विशिष्ट स्थानों पर ही पाई जाती हैं, और इनके नाम भी देखिए इनके स्थानों के नाम के आधार पर ही रख दिए जाते हैं। जैसे अंडमानी टील लिखा हुआ है, निकोबारी कबूतर लिखा हुआ है, अंडमानी जंगली सुअर लिखा हुआ है, अरुणाचल के मिथुन लिखा हुआ है। मतलब ये कुछ ऐसी जातियां हैं जो विशिष्ट स्थानों पर ही पाई जाती हैं, इसीलिए इनको स्थानिक जातियां कहा जाता है। बाकी ये वाला देखिए, लुप्त जातियां। तो लुप्त जातियां की जैसा कि आप जानते ही होंगे कि लुप्त जातियां क्या हैं, जो लुप्त हो चुकी हैं। लुप्त जातियां क्या रहेंगी? जो लुप्त हो चुकी हैं। देखिए क्या लिखा है, ये वे जातियां हैं जो पूरी तरह से लुप्त हो चुकी हैं और जब इनको इनके आवास में खोजा गया तो ये अनुपस्थित पाई गई हैं। जैसे मान के चलिए कि शेरों के रहने का आवास जंगल होता है और जंगल में जब इसको खोजा गया तो वो शेर नहीं मिला, अर्थात हम इसको कह सकते हैं कि वह वहां से लुप्त हो गया है। तो इसमें रखा किसको गया है? देखिए यहाँ पे एशियाई चीता रखा गया है और एक गुलाबी सिर वाली बतख रखी गई है। एशियाई चीता और गुलाबी सिर वाली बतख। यहाँ पे देखिए एशियाई चीते के बारे में कुछ बात लिखी हुई है जो आपको जानना चाहिए। क्या जानना चाहिए? लिखा हुआ है, स्थल पर रहने वाला दुनिया का सबसे तेज स्तनधारी प्राणी, मतलब सबसे तेज प्राणी है ये, सबसे तेज दौड़ता है। कौन? एशियाई चीता। इसकी जो स्पीड है 112 किमी प्रति घंटे की रफ्तार, नॉर्मल गाड़ी की स्पीड से भी ज्यादा। लोगों को भ्रम रहता है कि चीता एक तेंदुआ होता है। ध्यान दीजिएगा, लोगों को भ्रम रहता है कि चीता एक तेंदुआ होता है, परंतु चीता और तेंदुआ दोनों अलग अलग हैं। तो इसमें आप पहचान कैसे करेंगे? इसमें आप पहचान कैसे करेंगे? तो देखिए चीते की एक जो विशेष पहचान है वो क्या है? उसकी आंख के कोने से मुंह तक नाक के दोनों ओर एक आंसुओनुमा लकीर बनी रहती है। याद रखिएगा, आंसुओनुमा क्या बनी रहती है? लकीर बनी रहती है। पहले ये बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते थे, लेकिन अभी लगभग लुप्त हो चुके हैं। थोड़ा आप एक चित्र देखिए और उसमें आप आसानी से तेंदुए और चीते के बारे में पहचान कर लेंगे। तो चलिए आप इस चित्र पे ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पे 2 फिगर बने हुए हैं। ये जो है यही है चीता और ये क्या है? तेंदुआ। जैसा कि मैंने कहा कि जो चीते की
आंख के दोनों किनारे अर्थात नाक के दोनों किनारे आंख से लेकर उसके मुंह तक धारियां बनी होती है। देखिए यहाँ पे आप धारियां बनी हुई हैं, ये इसकी धारी ये बनी हुई है, लेकिन इसके पास ऐसी कोई धारी नहीं है, इसीलिए ये तेंदुआ श्रेणी में आता है और ये चीता श्रेणी में आता है। ये दुनिया का सबसे तेज प्राणी माना जाता है, जिसकी स्पीड है 112 किमी प्रति घंटा, जैसा कि आप लोग पीछे देख चुके हैं। तो चलिए अब हम लोग देखना शुरू करते हैं वन संसाधन के बारे में। आपने प्राणियों के प्रकार तो देख लिए, 6 प्रकार हैं, आप इनको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं वन और वन संसाधन पर। तो चलिए आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वन संसाधन। तो वन संसाधन क्या है, सबसे पहले आप इसके बारे में जान लीजिए। तो जैसा कि मैं आपको सबसे पीछे ही बता चुका हूँ, प्राकृतिक वनस्पति, तो प्राकृतिक वनस्पति ही वन कहलाती है, अर्थात अगर बड़े एरिया में हो जाए ये प्राकृतिक वनस्पति तो इसी को हम क्या बोलते हैं, वन बोलते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, आप वन की परिभाषा को अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। क्या लिखा है, स्थल पर प्राकृतिक रूप से स्वतः उगने और बढ़ने वाले पेड़ पौधों, वृक्षों और झाड़ियों के सघन आवरण को वन या प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। तो ये आप परिभाषा लिख सकते हैं, क्योंकि आपसे पूछा जाता है कि वन क्या है। अब उसके बाद देखिए, क्योंकि संसाधन क्या है, जो हमारे लिए उपयोगी है, प्रकृति ने हमको दिए हैं और हमारे लिए उपयोगी है, ये है संसाधन, याद रखिएगा। तो क्या कहा गया, वन हमारे लिए आर्थिक और पर्यावरण रूप से उपयोगी है, याद रखिएगा, आर्थिक और पर्यावरण रूप से भी उपयोगी है, ठीक है ना, इसीलिए इन्हें संसाधन कहा जाता है और इनकी उपयोगिता के कारण ही इन्हें हरा सोना कहा जाता है, अर्थात ग्रीन गोल्ड कहा जाता है। आप इसको भी देख लीजिएगा, हरा सोना किसे कहा जाता है, वनों को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, वनों को। यहाँ पे देखिएगा, वन संसाधन को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं, वन संसाधन को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कई कारक आपको दिख रहे हैं, आपको केवल इनके नाम याद कर लेने हैं। जैसे अगर पूछा गया कि वन संसाधन क्या है और वन संसाधन को प्रभावित करने वाले कारक बताइए, तो सबसे पहली चीज तो है धरातल। धरातल, धरातल अर्थात पृथ्वी। तो सबसे पहली चीज कि धरा का तल अर्थात पृथ्वी का होना आवश्यक है वन के उपयोग के लिए, अर्थात वन तभी उगेगा जब हमारे पास पृथ्वी होगी, बिना पृथ्वी के वन तो उग नहीं सकती है। फिर यहाँ पे कहा भूगर्भिक संरचना। भूगर्भिक संरचना अर्थात चट्टान आदि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि चट्टानों पर तो पेड़ पौधे उगेंगे नहीं, मिट्टी होनी चाहिए, मिट्टी, और मिट्टी भी होनी चाहिए। तो जैसा कि हम लोग पीछे मिट्टी के प्रकार पढ़ चुके हैं, उसमें कुछ मिट्टी के प्रकारों को हमने पढ़ा था, कम उपजाऊ होती हैं और कुछ ज़्यादा उपजाऊ होती हैं, अर्थात जो कम उपजाऊ होती हैं वहां पर वन तो नहीं उगेगा, ये बात को आप ध्यान दीजिएगा। कम उपजाऊ होती हैं वन उगेगा, लेकिन कम सघन रहेगा, और अगर बंजर है तो वहां पर कोई वन नहीं उगेगा। जलवायु, जलवायु सबसे इंपॉर्टेंट कारक है। जलवायु वन के संसाधन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कारक है, अर्थात वन तभी हो सकते हैं जब वहाँ की जलवायु अच्छी होगी, अर्थात अच्छी खासी वर्षा हो, आर्द्रता हो, मौसम में धूप निकलती हो, ये बात को ध्यान दीजिएगा। आर्द्रता, आर्द्रता माने नमी, जो कि बीजों को अंकुरित होने में सहायता करती है। तापमान, तापमान भी एक निश्चित मात्रा में होना चाहिए। तापमान जो है आपका एक निश्चित मात्रा में होना चाहिए। अगर तापमान बहुत ज़्यादा है तो पेड़ पौधे विकसित नहीं हो पाएंगे, और अगर तापमान बहुत कम है तो भी पेड़ पौधे विकसित नहीं हो पाएंगे। एक निश्चित मात्रा में उनको धूप की भी आवश्यकता होती है, इसीलिए कारण इसका प्रकाश की अवधि भी बन गया। जैसा कि आप लोग देखे होंगे कि अगर कोई बड़ा सा पेड़ है और उसके नीचे आप छोटा पेड़ लगाना चाहते हैं तो वो पेड़ विकसित नहीं हो पाता है, क्योंकि उसको सही तरीके से धूप नहीं मिल पाता है। ये बात को आप ध्यान में रखिएगा। जैसा आप गेहूं के साथ ही देख लीजिए, अगर आप अपने खेत में गेहूं बो रहे हैं और आपके खेत के किनारे कहीं पर एक पेड़ है और वो पेड़ इतनी तरीके से घेर लिया है, तो इतने खेत के नीचे जो आप गेहूं लगाएंगे वो प्रॉपर तरीके से विकसित नहीं हो पाएगा। तो ये सारी चीज़ें वन संसाधन को प्रभावित करने वाले कारकों में आ सकती हैं। आप इनके नाम अपनी कॉपी में जरूर लिख लीजिएगा। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं वनों के जो लाभ हैं। याद रखिएगा, वनों के जो लाभ हैं हम इनके बारे में बात करते हैं। क्या है वनों के लाभ, आप थोड़ा इनकी ओर ध्यान दीजिए। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है वनों के प्रत्यक्ष लाभ, वनों के प्रत्यक्ष लाभ। तो कौन कौन से इसके प्रत्यक्ष लाभ हैं, आप इसको भी नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि वन क्या है, इससे हमें क्या लाभ होता है, ये बात को आप ध्यान दीजिएगा। इससे उपयोगिता पूछी जा सकती है ना, तो उपयोगिता में आपको प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ ही लिखने हैं। तो प्रत्यक्ष लाभ में क्या आएगा, वन से ऑक्सीजन की पूर्ति होती है। ये तो आप लोग जानते ही होंगे, क्योंकि आप लोग विज्ञान वर्ग के विद्यार्थी हैं। क्योंकि हम लोग जब सांस छोड़ते हैं तो CO2 छोड़ते हैं। क्या छोड़ते हैं, CO2। उस CO2 को पेड़ पौधों के द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा वो अपना भोजन बना लेते हैं और ऑक्सीजन गैस निकालते हैं, जिसका पुनः हम लोग उपयोग करते हैं। ये बात को ध्यान दीजिएगा।
तो इस प्रकार से पेड़ पौधों से ऑक्सीजन की पूर्ति होती है। तो अगर वन रहेगा तो ऑक्सीजन ज़्यादा हमको मिलेगा, अगर वन नहीं रहेगा तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, ये बात को ध्यान दीजिएगा। फिर यहाँ पे दूसरा पॉइंट लिखा है, वनों से घरेलू उपयोग की वस्तुएं, पशुओं हेतु चारा, ईंधन हेतु लकड़ी और वन्य जीवों को आवास प्राप्त होता है। जैसा कि आप जानते ही होंगे कि वन में रहने वाले जो भी जीव हैं उन्हें वन्य जीव कहा जाता है। तो वन्य जीवों को जो आवास प्राप्त होता है वो किससे प्राप्त होता है? वन्य जीवों को जो आवास प्राप्त होता है वो वन से ही तो प्राप्त होता है। और उसके बाद यहाँ से घरेलू उपभोग की बहुत सारी वस्तुएं भी मिलती हैं, पशुओं हेतु चारा भी मिल जाता है। तो आप कहेंगे वन में जाने की क्या जरूरत है? वन में चूंकि नीचे प्राकृतिक वनस्पतियां ज़्यादा उगी रहती हैं, इसलिए चारा वहाँ पे अधिक मात्रा में मिल सकता है। और ईंधन के लिए लकड़ियाँ भी मिल सकती हैं, क्योंकि बहुत सारे पेड़ पौधे सूखे हुए रहते हैं, याद रखिएगा। फिर यहाँ से बहुत सारे जो उद्योग हैं वो वन पर ही आधारित हैं। बहुत सारे जो उद्योग हैं वो किस पर आधारित हैं? वन पर ही आधारित हैं। जैसे देखिएगा आप कि कागज उद्योग, रबड़ उद्योग, कत्था उद्योग, दिया सलाई उद्योग, प्लाईवुड, खेल का सामान आदि कच्चा माल कहाँ से मिलता है? वन से ही मिलता है। जैसे आप रबड़ के लिए लेटेक्स नामक एक पौधा जानते हैं, उससे निकलता है। कत्था भी पेड़ से निकलता है। दिया सलाई अर्थात माचिस, कागज, कागज के बारे में आप जानते ही हैं, पेड़ से ही बनाया जाता है। लुगदी से, पेड़ की लकड़ियों से लुगदी बनाई जाती है, फिर उससे कागज बनाया जाता है। प्लाईवुड और खेल के सामान जैसे बैट, हॉकी आदि, ये सब लकड़ियों से ही तो बनाए जाते हैं। वनों से औषधियों की आपूर्ति भी होती है, अर्थात वन में बहुत सारी ऐसी वनस्पतियां उग जाती हैं जिनमें औषधीय गुण भी पाए जाते हैं। इसका मतलब वनों से औषधियों की आपूर्ति भी होती है, इसीलिए वन हमारे लिए लाभदायक है, हमारे लिए जरूरी है। ये बात को आप ध्यान दीजिएगा। तो इन पॉइंट को आप जरूर अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। कम से कम इसमें 3 पॉइंट तो आप नोट ही कर लीजिएगा कि ऑक्सीजन की पूर्ति होती है, घरेलू उपयोग की वस्तुएं, पशुओं के लिए चारा और ईंधन मिलता है। उसके बाद वनों से औषधि की भी आपूर्ति होती है और वनों से अन्य उद्योगों के लिए कच्चा माल भी प्राप्त होता है। अब हम देख लेते हैं वनों के जो अप्रत्यक्ष लाभ हैं वो क्या है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि वनों के अप्रत्यक्ष लाभ क्या हैं, तो लिखा है वन वर्षा में सहायक होते हैं। सीधी सी बात है। जहाँ पे पेड़ नहीं होता है, एक बार देखिए जहाँ पे सूखा पड़ जाता है, पेड़ आदि सूख जाते हैं, वहाँ पे लंबे समय तक सूखा पड़ जाता है और वो मरुस्थल का रूप धारण कर लेता है। वनों से भूमि कटाव पर रोक लगती है, जाहिर सी बात आप जानते ही होंगे, क्योंकि जो वन है उसकी जड़ें जमीन में बहुत दूर तक फैली रहेंगी, जो कि मिट्टी को बहने से बचाएंगी। वन जो है बाढ़ नियंत्रण में भी सहायक होते हैं, सीधी सी बात है, क्योंकि अगर आप नदियों के किनारे पेड़ लगा देंगे तो वो मिट्टी को जकड़ लेंगे और नदी उस मिट्टी को काट नहीं पाएगी और बाढ़ की संभावना कम हो जाएगी। वन पर्यावरणीय संतुलन में भी सहायता करते हैं, अर्थात पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखते हैं, सीधी सी बात है। क्योंकि अगर आप लोग वन नहीं रखेंगे, वन काट देंगे तो क्या होगा? हम लोग जो CO2 छोड़ेंगे वो ग्रहण कहाँ होगी, और अगर ग्रहण नहीं होगी तो ये वायुमंडल में ही घूमेगी और ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण बनेगी। ये बात को आप ध्यान दीजिएगा। इसीलिए वन जो है पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में भी सहायक होते हैं। तो इस प्रकार से हमने देख लिया कि वन क्या है, वन को संसाधन क्यों कहा गया, क्योंकि वन हमारे लिए उपयोगी है। अब उपयोगी है तो देखिए मैंने उपयोगी इनका बता दिया, प्रत्यक्ष भी बता दिया और अप्रत्यक्ष भी बता दिया। प्रत्यक्ष का मतलब है जो सीधा सीधा उसी से यूज हो रहा है। अप्रत्यक्ष का मतलब है लगता नहीं है कि उससे यूज हुआ है, लेकिन उसी की सहायता से बनाया गया है। जैसे अब यहाँ पे देखिए, वर्षा क्या वन से होती है? क्या वन से पानी गिरता है? क्या नहीं, वन से पानी नहीं गिरता है, लेकिन वन के कारण ही वर्षा होती है। ये बात को आप ध्यान में रखिएगा। वन जो है वर्षा में क्या होते हैं? सहायक होते हैं। तो चलिए हम लोग अब आगे बढ़ना शुरू करते हैं। अब यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर कुछ बातें बताई गई हैं, जैसा कि यहाँ पे वन सर्वेक्षण लिखा गया है 2017। ये 2017 की बात ही छोड़िए, हमने तो नवीनतम वन सर्वेक्षण आपको पिछले पार्ट में पढ़ा दिया था, पिछले चैप्टर में, याद रखिएगा आप। पिछले चैप्टर में मैंने आपको नवीनतम वन सर्वेक्षण और उसमें वन का क्षेत्रफल और वृक्ष का क्षेत्रफल मैंने बताया था, कहाँ पर सबसे ज़्यादा पाया जाता है, कहाँ पर सबसे कम, इसका क्रम भी मैंने आपको बताया था। तो आप इसको जरूर याद रखिएगा, क्योंकि 2 जगह मिल गया और आपके लिए ये काम आएगा। यहाँ पर देखिएगा, भारत में विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, तो इन सब चीज़ों के बारे में बात हो रही है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं अंडमान निकोबार में, डेल्टाई क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय वन, राजस्थान में मरुस्थलीय वन और अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्रों में झाड़ियाँ पाई जाती हैं। तो ये सब बातें आ रही हैं। एक बात हम और देख लेते हैं, भारत में वन के प्रकार। भारत में वन के प्रकार, तो ये देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है भारतीय वनों के प्रकार। तो जो भारतीय वनों के प्रकार हैं वो कई प्रकार से बांटा गया है। जैसे ये जो वन बांटे गए हैं ये
तापमान और वर्षा के आधार पर बांटे गए हैं, अर्थात जलवायु परिस्थितियों के आधार पर बांटे गए हैं। तो ऐसे लिखिएगा, आप दो कॉलम बनाइएगा। एक कॉलम लिखिएगा भारत, पहले लिखिएगा ऊपर भारतीय वनों के प्रकार, फिर उसके बाद नीचे दो कॉलम निकालिएगा। एक आप लिखिएगा जलवायु परिस्थितियों के आधार पर, जलवायु परिस्थितियों के आधार पर, और दूसरा प्रबंधन के आधार पर। याद रखिएगा दो कॉलम आप कैसे बनाएंगे, देखिए दो कॉलम बनाइएगा। ये दो कॉलम हो गया। पहले में लिखिएगा आप जलवायु परिस्थितियों के आधार पर, याद रखिएगा, और दूसरा आप लिखिएगा प्रबंधन के आधार पर। किसके आधार पर जी? प्रबंधन के आधार पर, याद रखिएगा प्रबंधन के आधार पर। तो मैं पहले आपको जलवायु परिस्थिति के आधार पर दिखा देता हूं। इस आधार पर भारत में 5 प्रकार के वन पाए जाते हैं। आप इनके नाम लिख लीजिए, फिर हम इनका विस्तार पूर्वक अध्ययन देखना शुरू करते हैं। देखिए पहला है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, जिसे आप सदाबहार वन भी कह सकते हैं, अर्थात जो हमेशा हरे भरे रहते हैं। इनकी बात अभी हम करेंगे। फिर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती या मानसूनी वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती या मानसूनी वन। फिर यहाँ पे दिख रहा है उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन, उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन। उसके बाद है पर्वतीय वन, पर्वतीय वन। और 5वां नंबर है ज्वारीय वन, ज्वारीय वन, अर्थात इनको हम डेल्टाई वन या मैंग्रोव वन के नाम से भी जानते हैं, मैंग्रोव वन के नाम से भी जानते हैं। ये बात को आप ध्यान में रखिएगा, ये डेल्टाई क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ये ध्यान में रखिए। चलिए तो हम देखते हैं एक बार इनके बारे में। 5 प्रकार हो गए ना, 5 प्रकार मैंने आपको बता दिए। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती या मानसूनी वन, और उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन, पर्वतीय वन, और आ गया एक ज्वारीय वन या मैंग्रोव वन। यहाँ पे देखिए एक शब्द लग रहा है उष्णकटिबंधीय, उष्णकटिबंध। ये शब्द क्या है, उष्णकटिबंध क्या है, हम लोग थोड़ा इसके बारे में पृथ्वी पर मैप से जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक बात देख लेते हैं। मैंने आपको जो दूसरा प्रबंधन के आधार पर वनों के प्रकार बताया, आप उनके नाम भी एक बार लिख लीजिएगा। प्रबंधन के आधार पर जो वन होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। प्रबंधन के आधार पर जो वन है 3 प्रकार के हैं। मैं अभी इनका भी आपको विस्तार बताऊंगा। तो सबसे पहले जो इसका पहला प्रकार है वो है आरक्षित वन। पहला प्रकार जो है आप नाम लिख लीजिएगा, मैं बोल रहा हूं आरक्षित वन, आरक्षित वन। दूसरा है रक्षित वन, ध्यान दीजिएगा वो आरक्षित है और ये रक्षित है। और तीसरा जो है अवर्गीकृत है, तीसरा जो है अवर्गीकृत है। तो आपने 2 सारणी बनाई और उसमें दोनों में इसको लिख दिया। अब हम लोग इसके बारे में विस्तार से जानना प्रारंभ करेंगे, लेकिन आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि हम लोग थोड़ा इससे पहले इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं कि ये जो शब्द उष्णकटिबंध लगा ये क्या है, जिससे आपको ये वन आसानी से समझ में आ जाएंगे। और हम भारत की स्थिति भी देख लेते हैं कि भारत की स्थिति कहाँ से लेकर कहाँ तक है। तो चलिए हम लोग इसको कल की क्लास में देखते हैं। आज हमने वन और वन के प्रकार देख लिया, इनका विस्तार पूर्वक अध्ययन हम कल करेंगे और वहीं पे हम लोग देखेंगे कि ये उष्णकटिबंध शब्द है क्या। ठीक है ना? तो चलिए तब तक के लिए आज इतना ही। आप इसको पढ़िए और अपनी तैयारी को एक कदम और आगे बढ़ाइए और अपने अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर कीजिए। और अगर आप यूपीपीएससी से संबंधित कंटेंट चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल ज्ञान दृष्टि यूपीपीएससी को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। आप इस वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो देखने के बाद एक प्यारा सा कमेंट जरूर किया करिए, जिससे लोगों को लगेगा कि हाँ इस वीडियो पर लोग अपना समय दे रहे हैं।